Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। और हम लोग पिछले क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड 10th का टॉपिक द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि नेशन क्या होता है, नेशन बिल्डिंग कैसे चलता है, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ये जो राष्ट्रवाद नाम की विचारधारा है ये कैसे उभर के आई, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, ये सब कुछ चीजें हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ी थी। आज उसी को ही कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर एज ऑलवेज लेट अस प्रोसीड एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द होल एनसीईआरटी टॉपिक ऑल अबाउट। फॉर द न्यू स्टूडेंट्स हु आर जस्ट ज्वाइंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, उन सबको मेरी तरफ से वेलकम है। मैं पिछले 7 साल से हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पढ़ाता हूँ। आई ऑल्सो टीच ऑन अनअकैडमी प्लस, और आपको जानकारी होगी अनअकैडमी प्लस इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाइव क्लासेस होते हैं, टेस्ट क्विज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड टाइम उसको आप एक्सेस भी कर पाओगे। अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, उसमें से अभी जो सब्सक्रिप्शन कोर्स चालू है वो है आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर। जनरल स्टडीज का पेपर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और हिस्ट्री के अंदर आपको कभी कभी उटपटांग क्वेश्चंस आते हैं, और वो क्वेश्चंस कैसे डील किए जाएंगे वो हिस्ट्री को लेके, वो मैं आपको वहां पे समझाऊंगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो बाय टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमेशा डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो PN Live, यू कैन गेट 10% डिस्काउंट फॉर द सेम। इसके अलावा मेरा 18 जनवरी से आर्ट एंड कल्चर का भी कोर्स शुरू हो रहा है। अगर आपने इस बार GS का पेपर 1 देखा होगा 2020 मेंस का, तो 2020 की मुख्य परीक्षा के अंदर काफी इंटरेस्टिंगली और उटपटांग क्वेश्चंस आपको आर्ट एंड कल्चर से आए थे। जैसे आपको आर्किटेक्चर के रिलेटेड पूछा गया था, बुद्धिज्म के अंदर पाल हिस्ट्री के बारे में पूछा गया था। तो वो पूरा का पूरा जो टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शंस के अंदर मैं आर्ट एंड कल्चर यहाँ कराऊंगा। अराउंड 40+ आवर्स इसके अंदर मैंने दिए हुए हैं, कवर्ड अराउंड 40+ आवर्स ऑन द आर्ट एंड कल्चर, मेक देम अंडरस्टूड कि भाई कैसे इनफेक्ट पढ़ा जा सकता है। बेस्ट पार्ट ये है कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो पाओगे लाइव क्लासेस के अंदर। इसके अलावा मेरा 12 जनवरी को, मतलब कल के क्लास, इनफैक्ट यस्टरडे मेरा एक स्पेशल क्लास था। ये फ्री क्लास था अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ये फ्री क्लास की खासियत ये थी कि यहाँ पे मैंने ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था द हिंदू के अंदर, उसी के ही इनफैक्ट सापेक्ष में ये क्लास लिया था। तो आप इसको देख सकते हो। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड ना की हो तो एप्लीकेशन को अनलॉक करने के लिए PN Live कोड जरूर से यूज करिएगा। 18 जनवरी को एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए करना चाहूंगा, क्योंकि अभी हम लोग लेके आए हैं कॉम्बैट। अगर आपको पता होगा, कॉम्बैट बहुत ही कॉम्पिटिटिव टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी के अंदर, एंड मेनली आपको 60 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने होते हैं। 45 मिनट्स आपको दी जाएगी, एंड इफ यू गेट गुड रैंक आपको यहाँ पे प्राइजेस भी मिलते हैं। ये कॉम्बैट अगर आप इनफैक्ट टेस्ट के रूप में दोगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी तरह से हो पाएगी और आप अपना रैंकिंग भी देख पाओगे। कॉम्बैट की अगर अगर आपको इनफैक्ट ज्वाइन करना हो, ये फ्री प्लेटफॉर्म है, पर आपको अनलॉक कोड यूज करना पड़ेगा PN Live। तो ऑलवेज यूज दिस अनलॉक कोड PN Live एंड यू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड ऑल्सो एबल टू ज्वाइन द अनअकैडमी एज वेल। खैर, आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने से फायदे बहुत सारे हैं, और मैंने आपको बताया कि ये फायदे के अंदर आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में जितने भी सब्जेक्ट्स है वो कवर हो पाएंगे, जितने भी एजुकेटर्स पढ़ाते हैं उन सबके क्लासेस आप देख पाओगे। प्रीलिम्स मेंस का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको यहाँ पे हो पाएगा। मेरे 3000 से ज्यादा स्लाइड्स जो नोट्स के रूप में हैं, उन सबको भी आप अटेंड कर पाओगे। दिस विल बी वेरी मच इंटरेस्टिंग। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यू आर सपोज टू हैव 2 ऑप्शंस, एक है प्लस सब्सक्रिप्शन, दूसरा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में जो नॉर्मल आपको लाइव टेस्ट सीरीज और वो सब मिलेगा, लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में फायदा ये है कि आपको पर्सनल कोच भी अवेल किया जा सकता है, तो यू कैन आइदर ऑफ देम टेक, पर आप उसके लिए PN Live यूज करिएगा। PN Live यूज करने से आपकी फीस कम हो जाएगी। 49,500 की फीस 44,500 के अंदर कवर हो जाएगी। उसी तौर के ऊपर अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे 1 साल के लिए 69,500, तो फीस विल बी रिड्यूस टू 62,550। सो दिस इज हाउ द डिस्काउंट कोड वर्क्स। PN Live इस तरह से काम करता है। इसके अलावा ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल है, आप जुड़ सकते हो। ऑप्शनल के लिए बहुत सारे ऑप्शनल यहाँ पे कराए जाते हैं। मोर देन 20+ ऑप्शनल्स आर करंटली बीइंग टॉट ऑन द प्लेटफॉर्म। उसके लिए बहुत एक्सपर्ट टीचर्स यहाँ पे, मेंटर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे तैयारी के लिए। अगर आप ऑप्शनल को अलग से लोगे तो थोड़ा बहुत कॉस्टली पड़ेगा। आई सजेस्ट कि आप GS और ऑप्शनल का दोनों का मिक्स करके इनफैक्ट सब्सक्रिप्शन ले लो। 70,000 रुपीज के अंदर कवर हो जाएगा। PN Live डिस्काउंट कोड को यूज करना मत भूलिएगा, इट विल गेट यू 10% ऑफ। और कॉम्बैट के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके सिवाय हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 2021, 22 और 23 के लिए। एक 11 जनवरी से हो रहा है, एक 18 जनवरी से हो रहा है, ठीक है। सो देयर आर 2 बैचेस, वन इज फ्रॉम द 18 जनवरी, अदर इज फ्रॉम द 11 जनवरी। आप ये बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू 2021, 22 और 23 के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए।
सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ने वाली है, तो यू कैन मेक अप योर माइंड एंड डू इट इन द अर्ली सेंस। चलिए हम लोग आगे बात कर रहे हैं नेशनलिज्म के बारे में। और प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि नेशन क्या है और नेशनलिज्म क्या है। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स ये लेक्चर्स को आगे से कंटिन्यू करके हुए देख रहे हैं, तो उनको मैंने बताने की कोशिश की थी कि ये जो नेशनलिज्म है ये कहाँ से आया है। और हमने पिछले क्लास के अंदर बेसिकली बहुत सारे इवेंट्स को इसके साथ लिंकअप करके देखा था। ये इवेंट्स के द्वारा मैंने आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में बताया। ये फ्रांस की क्रांति 1789 के अंदर शुरू होती है, जिसके कारण हम लोग को द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जो है वो उभरता हुआ दिखेगा। सो वी सी कि ये जो राष्ट्रवाद की जो पूरी की पूरी विचारधारा है वो इसी के कारण उभर के आई। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो पहला तो आपको ये दिखेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय आगे चलता है, वी कम टू नो दैट ये जो नेशनलिज्म है ये नेशनलिज्म आगे चलता है। और आगे चलते चलते इनफैक्ट फ्रांस की जो क्रांति है उसको दबाने के लिए बहुत लोगों ने प्रयत्न किए थे। और यही प्रयत्न को हमने पिछले क्लास के अंदर देखने की कोशिश की थी। वो थी 1815 की वियना सिस्टम, या जिसी को ही हम लोग कहेंगे वियना कांग्रेस, जिसके द्वारा राष्ट्रवाद की विचारधारा को क्रश करने की प्रयत्न की जाती है। खैर, राष्ट्रवाद रुकता नहीं है, राष्ट्रवाद अपने हिसाब से आगे चलता रहेगा। और इसी के कारण 1830 के अंदर हमको पता चला कि रिवॉल्यूशंस होते हैं। ये 1830 का जो जुलाई रिवॉल्यूशन था, ये जुलाई रिवॉल्यूशन के रूप में हमको पता चला कि ग्रीस नाम का एक कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि बेल्जियम को भी इंडिपेंडेंस मिलती है। और ये जो इवेंट्स वहां पे हो रहे हैं वो मैंने आपको समझाई थी। 1830 से लेकर 1848 तक आते आते फिर से इनफैक्ट हमने समझने की कोशिश की थी कि वियना कांग्रेस ने जो मोनार्की को फिर से रीगेन कराने का प्रयत्न किया था वो 1848 के फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद अटक जाएगा। फरवरी 1848 के अंदर फिर से फ्रांस के अंदर दूसरी क्रांति होगी और वहां के जो आखिर के राजा थे उसको भगा दिया जाता है और फ्रांस एक रिपब्लिक के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। 1848 का रिवॉल्यूशन की इंपैक्ट ये होती है कि बाकी सारे यूरोप के अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना बहुत जगती है। और जो राष्ट्रवाद की भावना बहुत जगेगी तो इवेंचुअली इट विल क्रिएट अ कंडीशन जहां 1860 से लेकर 70 तक आते आते हमको दो बड़े बड़े कंट्रीज का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। एक तो था जर्मनी और दूसरा था इटली। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ जर्मनी एंड इटली विल बी फॉर्म्ड, क्योंकि आपका एक जीएस पेपर 1 का एक टॉपिक है मेंस के अंदर जिसे हम लोग कहते हैं रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज। क्या कहते हैं दोस्तों? रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। तो ये जो राष्ट्रीय बाउंड्रीज बेसिकली कैसे बन के आई है उसको हम लोग देखेंगे। और अभी तक हमने जो पिछले की घटनाएं हैं वो सब पढ़ लिया है। अब हम लोग जर्मनी और इटली को सापेक्ष में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जर्मनी और इटली के अंदर राष्ट्रवाद कैसे आया, किस तरह से जर्मनी और इटली एक कंट्री के रूप में फॉर्म होते हैं। अब देखिए, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की थी कि जर्मनी इनफैक्ट एक कंट्री के रूप में कैसे एग्जिस्ट किया करता था, है ना। तो अगर आपको याद होगा तो जर्मनी वॉज नॉट अ कंट्री बट इट वॉज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे स्टेट्स उस टाइम के अंदर हुआ करते थे। कितने थे साहब? 39 स्टेट्स थे। देयर वर 39 स्टेट्स एंड आउट ऑफ दिस 39 स्टेट्स वी गेट टू नो, हमको ये पता चल रहा है कि इस दौरान इनके अंदर बेसिकली छोटी मोटी यूनिटी नहीं होने के कारण हम लोग को पता चल रहा है कि राजकीय रूप से ये लोग मना कर रहे थे कि हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे साहब। तो पॉलिटिकली दे डिड नॉट वांटेड टू कम टुगेदर, है ना। बट उसके सामने अगर आप समझने की कोशिश करोगे व्हेन यू कंपेयर दिस थिंग, तो कल्चरली इनके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटी थी। और कल्चरल सिमिलरिटी होने के कारण काफी सारे लोग थे, लीडर्स थे, जो चाहते थे कि जर्मनी इकट्ठा होना चाहिए। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि 1848 के अंदर एक प्रयत्न किया गया था जहां पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की रचना की जाती है। और अगर आपको याद होगा तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है एक चर्च के अंदर इकट्ठा किया जाता है। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के द्वारा बेसिकली जर्मनी के लोगों ने डिसाइड किया था कि वो राजा को बताएंगे और कहेंगे कि सर आपका पावर जो है अब लिमिट किया जाता है क्योंकि हम लोग खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं। होता उससे उल्टा है क्योंकि ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वर्कआउट नहीं कर पाएगा, इट वोंट बी एबल टू वर्कआउट। एंड इवेंचुअली जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वर्कआउट नहीं कर पाया तो उसके बाद हमको पता चलता है कि ये जो जर्मन यूनिफिकेशन है उसका प्रोसेस थोड़ा अटक जाएगा साहब, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत जर्मनी के बारे में आज के क्लास के अंदर बताऊंगा, जर्मन यूनिफिकेशन कैसे हुआ वो भी बताने की कोशिश करूंगा, और जर्मनी का जो स्थापना होता है उसके पीछे जो लीडर थे उनका क्या रोल था वो भी देखेंगे। तो ये चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इटली और जर्मनी एक कंट्री के रूप में कैसे बने, उन सब के बारे में आज के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनका फॉर्मेशन के पीछे किस किस ताकतों का बहुत बड़ा हाथ था। अब आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंगली फोटोग्राफ यहाँ पे दिखाऊंगा। ये फोटोग्राफ अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा बिस्मार्क के बारे में। अब मेनली इनफैक्ट एक शब्द लिखा गया है ऑटो वन बिस्मार्क। ये ऑटो वन बिस्मार्क कौन थे पहले, हु वाज दिस पर्सन? तो उनके बारे में बता देता हूं कि ही वाज द पर्सन हु वाज रिस्पांसिबल बिहाइंड जर्मन यूनिफिकेशन, है ना। तो प्रश्न ये था कि जर्मनी को यूनिफाई करने वाले कोई जेंटलमैन थे
उनका नाम था बिस्मार्क। इसके लिए अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे सरदार पटेल को भी बोला जाता है कि इज द बिस्मार्क ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी को इकट्ठा किया था वैसे ही पटेल जी ने भारत को इकट्ठा किया था साहब, ठीक है। खैर उनके पीछे बहुत सारे डिफरेंसेस भी है, बहुत सारी सिमिलरिटीज भी है। आई एम नॉट गोइंग टू द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस बिटवीन बिस्मार्क एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, पर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप देखोगे पूरी तरह से, जब मैक्रो पिक्चर समझने की कोशिश करोगे तो जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो एक्चुअली क्या है जर्मनी की स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। जर्मनी एक ऐसा कंट्री था, या मैं कहूंगा कि इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे किंगडम्स हुआ करते थे, समझे कि नहीं समझे, थे वो मल्टीपल किंगडम्स। और ये जो मल्टीपल किंगडम्स थे एक टाइम के ऊपर 300 के आसपास थे। कितने थे? देयर वर 300 किंगडम्स इन जर्मनी। तो आप सोचिए कि 300 के आसपास छोटे मोटे रजवाड़े थे, और ये सब अंदरों अंदर पॉलिटिकली इनफैक्ट यूनिफाइड नहीं थे। सो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन इनके अंदर था नहीं, क्योंकि राजा थे। और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ना होने के कारण क्या हो रहा था कि वहां की जो पब्लिक थी, वो पब्लिक को लग रहा था कि हम लोग को एक होना चाहिए, बट किंगडम सेड कि वी विल नॉट बी यूनाइटेड। अब देखिए क्या होता है साहब, जर्मनी के ऊपर नेपोलियन की सेना ने धावा बोल दिया था समवेयर इन द 1800 साहब। क्योंकि नेपोलियन जब आया पावर के ऊपर, हमने पिछले क्लासेस के अंदर पढ़ा भी था, और हमने 9th की एनसीईआरटी के अंदर भी आपको डिस्कस कराया था कि जब नेपोलियन पावर के ऊपर आया 1799 के बाद, तो उसने पूरे यूरोप में तरखाट मचाया। तो उसने जर्मनी के ऊपर भी धावा बोल दिया, वहां पे भी राष्ट्रवाद का गंगा जमुना फैला दिया। अब नेपोलियन ने यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का गंगा जमुना फैलाया, उसके कारण जर्मनी के जो लोग थे और ये जो 300 रजवाड़े थे, उन सबको नेपोलियन ने इकट्ठा करके 39 स्टेट्स में कन्वर्ट करा दिया साहब, ठीक है ना। सो उसने क्या किया कि छोटे छोटे जो किंगडम्स थे, मतलब बहुत ही छोटे छोटे किंगडम्स थे, आप पकड़ के चलो 50 स्क्वायर किलोमीटर, 20 स्क्वायर किलोमीटर, 10 स्क्वायर किलोमीटर, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। व्हाट इज द पॉइंट कि आप ये 10, 20, 15 स्क्वायर किलोमीटर के मेनली इनफैक्ट छोटे मोटे किंगडम्स बनाओगे। तो नेपोलियन क्या करता है कि ये जो छोटे छोटे किंगडम्स है उन सबको यूनिफाई किया, और ये जो 300 किंगडम्स को 39 किंगडम्स के अंदर कन्वर्ट करा दिया। अब होता क्या है कि नेपोलियन तो हार गया 1815 के अंदर, 1815 के अंदर नेपोलियन हार जाता है। अब प्रश्न ये था कि ये 39 किंगडम्स थे, इनके अंदर सबसे बड़ा किंगडम था प्रशिया, और प्रशिया के भी इनफैक्ट सबसे बड़ा कंट्रोलिंग कोई अथॉरिटी जर्मनी के ऊपर बैठा था, तो वो था ऑस्ट्रिया साहब। क्योंकि ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी कंट्री के रूप में बने, ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी एक देश के रूप में बन जाए, क्योंकि ऑस्ट्रिया का साम्राज्य उसे खतरे में आ सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जर्मनी के अंदर जो बहुत सारे किंगडम्स थे, उनमें से एक बड़ा किंगडम हुआ करता था जिसका नाम था प्रशिया। और ये जो बिस्मार्क है, जिसका आपको फोटोग्राफ यहाँ दिख रहा है, ये बिस्मार्क मेनली प्रशिया के अंदर के जो शासक थे उनका मंत्री था। तो ही वॉज द चांसलर एट दैट टाइम, ठीक है। तो उसको चांसलर का दर्जा दिया गया था। तो कहानी आपकी घुमा फिरा के ये चलेगी कि जब बिस्मार्क को लग रहा था कि हमको इकट्ठा करना चाहिए, ऑस्ट्रिया मना कर रहा था, तो उसके कारण बेसिकली बिस्मार्क ने अपनी सेना खड़ी की, और सेना खड़ी करने के बाद मेनली इनफैक्ट देखोगे तो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया गया और फ्रांस के साथ भी युद्ध किया गया, तब जाके जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। इसके लिए आपको यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन यूपीएससी एनसीईआरटी के अंदर पूछा गया है, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? क्या कोई देश की स्थापना सेना के द्वारा की जा सकती है? क्योंकि पब्लिक तो इकट्ठी होना चाहती थी, पर पब्लिक को कहीं ना कहीं रोका जाता था बाय द ओल्ड ऑर्डर। ओल्ड ऑर्डर का मतलब है जो पुराने किंगडम्स और राजाशाही के सपोर्टर्स लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि जर्मनी एक देश के रूप में बन जाए। तो इसके लिए ये प्रश्न यहाँ पे डाला गया, क्या कैन आर्मी बी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशन साहब, ठीक है। तो यू सी कि क्या हालत हो रही है साहब। अब आप समझने की कोशिश करिए कि जर्मनी की पॉलिटिकल मैप कैसा हुआ करता था। अगर आप देखोगे तो दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ जर्मनी साहब, और पॉलिटिकल मैप ऑफ जर्मनी से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे कितने सारे किंगडम्स हुआ करते थे। देयर वर मल्टीपल किंगडम्स। अब जैसे एक किंगडम है जिसका नाम है प्रुशिया, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट किंगडम ऑफ द जर्मन एम्पायर। उस टाइम पे जो जर्मनी इनफैक्ट बना नहीं था, पर इसमें छोटे मोटे इनफैक्ट आपके स्टेट्स हुआ करते थे, समझे आप लोग, ठीक है। उसी तौर के ऊपर आपको स्लेस्विग होल्स्टीन मिलेंगे, आपको यहाँ पे शिर्विन दिखेगा, आपको ब्रूंसविक दिखेगा, हैनोवर दिखेगा, वेस्टफेलिया दिखेगा, राइनलैंड दिखेगा साहब, ठीक है, बवारिया दिखेगा, आपको बेडन दिखेगा। तो यू सी देयर आर मल्टीपल स्टेट्स ओवर देयर, है ना। यहाँ बहुत सारे स्टेट्स हुआ करते थे, और ये स्टेट्स होने के कारण हमको पता चल रहा है कि इन सबको ज्वाइन करना बहुत मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि उनमें से कुछ कुछ रीजन्स बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज ने लेके रखे थे। जैसे कि अगर आप देखोगे ऑल दिस प्लेसेस, ये जितने भी आपको ईस्टर्न पार्ट के अंदर दिख रहे हैं, सॉरी वेस्टर्न पार्ट के अंदर,
ये सब फ्रांस के कंट्रोल में हुआ करते हैं, क्योंकि फ्रांस यहाँ पे बहुत दबदबा वाला कंट्री था साहब। उसी दौर के ऊपर ये जो नॉर्दर्न जर्मनी का एरिया है ये डेनमार्क के कंट्रोल में हुआ करता था साहब, ठीक है। उसी दौर के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये जितना भी रीजन है खास करके ऑस्ट्रिया के बाजू वाला, वो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था। तो क्या हो रहा है आप समझने की कोशिश करोगे कि जर्मनी की खुद की टेरिटरीज जो है, जर्मनी की खुद की टेरिटरीज है, दैट हैज बीन टेकन ओवर बाय मल्टीपल कंट्रीज, है ना। तो बहुत सारे किंगडम्स जो थे उन सब ने बेसिकली जर्मनी को क्या किया था, कंट्रोल करके रखा था। तो आप देखोगे तो जर्मनी एक कंट्री के रूप में तो एस्टेब्लिश होना चाहता था, पर जर्मनी एक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कुछ रीजन्स आप देखोगे तो हमको फ्रांस के पास दिखेंगे, कुछ रीजन्स अगर आप देखोगे तो हमको डेनमार्क के पास दिखेंगे, कुछ रीजन्स अगर आप देखोगे तो हमको किसके पास मिलेंगे, ऑस्ट्रिया के पास मिलेंगे। और जर्मनी के अंदर छोटे किंगडम्स तो हुआ ही करते थे, देयर वर स्मॉल किंगडम्स जो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली काम कर रहे साहब, ठीक है। तो कहानी ये चलती है कि ये सब इनफैक्ट पॉलिटिकल कंडीशन जर्मनी के अंदर थी। ऑस्ट्रिया ने बेसिकली जो साउदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी है, साउदर्न वेस्ट वाला, वो लेके रखा था, फ्रांस ने वेस्ट वाला और डेनमार्क ने नॉर्दर्न वाला, और बाकी सारे के अंदर आपको स्मॉल किंगडम्स मिल जाएंगे। ये स्मॉल किंगडम्स के साथ साथ आपको एक और बड़ा किंगडम मिलेगा, प्रूशिया। ये प्रूशिया भी बेसिकली चाहता था कि हम भी इनफैक्ट है ना जर्मनी को यूनिफाई करें। अब देखिए कहानी यह है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन बहुत ही टफ होने वाला था। टफ इसके लिए था क्योंकि जर्मनी को एक नहीं बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, तब जाके जर्मनी एक होगा। और इसके कारण जो छोटे छोटे किंगडम्स थे इनको एक लीडरशिप दी जाती है बाय अ स्टेट कॉल्ड एज प्रूशिया। और ये प्रूशिया ही था जिसके बेसिकली सेनापति के रूप में या उसके चांसलर के रूप में या उसके प्राइम मिनिस्टर के रूप में हमको बिस्मार्क दिखेंगे, समझे आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से जर्मनी की कहानी आपको दिखेगी। जर्मनी की जो पूरी स्टोरी है मैं आपको थोड़ा बहुत पीछे बैकग्राउंड के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा कि जर्मनी के अंदर क्या हो रहा है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि जर्मनी पहले 39 स्टेट्स का यूनियन था। ये 39 स्टेट्स जो थे इनके बीच में एक पार्लियामेंट हुआ करती थी, देयर यूज्ड टू बी अ पार्लियामेंट, एंड मेनली ये जो पार्लियामेंट थी इसको कंट्रोल ऑस्ट्रिया करता था। और ऑस्ट्रिया बेसिकली चाहता था कि जर्मनी कभी भी इंडिपेंडेंट ना हो, क्योंकि इंडिपेंडेंट होगा तो उसका दबदबा टूट जाएगा साहब, ठीक है। ये 39 के 39 स्टेट्स जो थे इनके अंदर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया का प्रभाव होना, फ्रांस वेस्टर्न एरियाज को लेके जाना, डेनमार्क का बेसिकली नॉर्दर्न एरियाज के ऊपर कंट्रोल होना, और प्रूशिया जैसा किंगडम उस टाइम पे सोच रहे थे कि हमको एक करना चाहिए जर्मनी को साहब। अब जर्मनी के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो कल्चरल यूनिटी पहले से एग्जिस्ट किया करती थी। कल्चरल यूनिटी का मतलब यह है कि जर्मनी के अंदर जो लैंग्वेज है अगर आप देखोगे तो एक कॉमन लैंग्वेज आपको दिख रही थी, वो है जर्मन लैंग्वेज साहब, ठीक है। खैर इनके अंदर रीजनल वेरिएशंस हुआ करते थे। जब लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा था तो हमको पता चल रहा है कि लिटरेचर का भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि भाषा जब बनती है तो साथों साथ साहित्य का भी निर्माण होता है। और पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि जर्मनी के अंदर फोक स्टोरीज का बहुत डेवलपमेंट हुआ, फोक कल्चर का बहुत डेवलपमेंट हुआ। ये जो फोक स्टोरीज और फोक कल्चर जर्मनी के अंदर उभर के आ रहे थे, वो सब लोगों को कह रहे थे कि हमारा कल्चरल पास्ट सेम है, हमारी कल्चरल ग्लोरी जो है, हमारा सांस्कृतिक इतिहास जो है वो एक ही है, हमको यूनिफाई होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जर्मनी के जो लोग हैं वो अलग अलग भले किंगडम्स के अंदर रह रहे हैं, वहां पे अलग अलग पूरी प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम बनी हुई है, बट इट डजंट एक्चुअली मैटर साहब, ठीक है। सो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर अगर आपको याद होगा तो ग्रिम ब्रदर्स के बारे में बताया था। और ये ग्रिम ब्रदर्स से जैकब एंड विलियम ग्रिम, जिन्होंने बेसिकली जर्मनी के अंदर हैनो शहर के अंदर अपनी अभ्यास करने के बाद उन्होंने जो गांव गांव जाके जो कहानियां इकट्ठी की थी, ये सब कहानियां उन्होंने बेसिकली एक पब्लिशिंग के रूप में प्रेस के अंदर और किताब के अंदर लोगों के द्वारा या लोगों के सामने पेश की। इन्होंने 1812 के आसपास अपनी जो कहानियां हैं वो सब बेसिकली पेश करना शुरू किया और जर्मनी के लोगों को बताया कि आप भले अलग अलग रजवाड़ों में रह रहे हो, आप भले अलग अलग किंगडम्स के अंदर रह रहे हो, पर हमारा इतिहास तो सेम रहा है दोस्त। हमारा जो पूरा का पूरा कल्चरल हिस्ट्री रहा है दैट हैज बीन द सेम। सो आज नहीं तो कल हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस इन्होंने करीबन 33 वॉल्यूम्स के अंदर एक पूरी डिक्शनरी पब्लिश की जो जर्मन लैंग्वेज की सबसे फाउंडेशन बुक के रूप में उभर के आई। और उन्होंने ये बताया कि जर्मनी को एक करने के पीछे हम लोग को फ्रांस से लड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि फ्रांस ने हमको डोमिनेट किया हुआ है, हमारा कल्चर पूरा का पूरा उन्होंने कंट्रोल करके रखा है, हमारी जो सिस्टम है वो भी इनफैक्ट इन्होंने हाथ में लेके रखी है। ऑस्ट्रिया भी नहीं चाहता है कि जर्मनी इनफैक्ट इंडिपेंडेंट हो। सो हेंस वी सी दैट जर्मन्स जो थे, ये जर्मन्स की एक नेशनल आइडेंटिटी बनने की शुरुआत हो रही है। तो नेपोलियन और नेपोलियन के बाद वाला जो पीरियड है उस दौरान हमको पता चल रहा है कि जर्मन आइडेंटिटी का प्रश्न उभर के आ गया था।
अब देखिए कि जर्मन आइडेंटिटी जब तक मजबूत होगी साहब, व्हेन द जर्मन आइडेंटिटी विल बी स्ट्रांग एट दैट टाइम, तो ये जितनी मजबूत हो रही है उसके कारण क्या हो रहा है कि कॉमन मैन के अंदर फीलिंग आ रही है कि हम जर्मन लोग हैं, हमारे सब भाई बहन हैं, ये जितने भी लोग हमको दिख रहा है दे आर ऑल अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड बिकॉज दे आर ऑल अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तो देन वी नीड टू डू समथिंग फॉर देम, है ना। तो ये जो जर्मन आइडेंटिटी का केस है, ये जो क्लॉज पूरा का पूरा उभर के आया, ये बहुत मैटर करता है व्हेन वी सी द केस ऑफ जर्मन एंड द जर्मन एम्पायर साहब, ठीक है। तो हुआ ये कि बाय 1815 1815 तक आते आते जर्मनी के अंदर बेसिकली एक जर्मन आइडेंटिटी का जो प्रश्न था वो मैटर बन गया था। अब बेसिकली हमने देखा कि वियना कांग्रेस ने जर्मनी को पूरी तरह से तोड़ दिया था, और हमने आपको ये भी समझाने की कोशिश की कि वियना कांग्रेस के द्वारा जब जर्मनी को इनफैक्ट पूरी तरह से ह्यूमिलेट किया जाता है तो जर्मन्स को लग रहा था कि हमारी आइडेंटिटी ये लोग हमको नहीं दे रहे, तो हम लोग इसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार है, वी आर रेडी टू फाइट इफ यू आर नॉट एबल टू गेट अवर आइडेंटिटी बैक, है ना। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जर्मनी के अंदर 1815 के बाद पोस्ट 1815 वी कम टू नो कि देयर वर मेनी काइंड ऑफ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर फॉर्म्ड, है ना। तो छोटे मोटे सांस्कृतिक संस्थाएं बनने की शुरुआत हो रही है साहब, इंक्लूडिंग हमको ये भी पता चल रहा है कि उस टाइम पे इन लोग ने इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाना भी शुरू कर दिया। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो प्रशिया करके जो स्टेट हुआ करता था, ये प्रशिया ने बेसिकली एक प्रपोजल दिया था जर्मनी के अदर किंगडम्स को, और कहा था कि यार हम लोग है ना, चलो पॉलिटिकली एक नहीं होते तो कोई बात नहीं, लेट अस बी इकोनॉमिकली यूनाइटेड। तो इन्होंने क्या बनाया था, एक कस्टम यूनियंस बनाया था। क्या बनाया था? कस्टम्स यूनियन बनाया था। व्हाट डू मीन बाय द कस्टम यूनियन? तो इन्होंने कहा कि रजवाड़े जो है, किंगडम जो है, वो तो मेनली इनफैक्ट है ना किसी एक के हाथ में ही रहेगा, वो तो राजा के हाथ में ही रहेगा, बट इसमें हम लोग एक रास्ता ये कर सकते हैं, वी कैन डू समथिंग लाइक दैट, कि जहां पे हम लोग जो पूरी की पूरी इनफैक्ट इकोनॉमिक कंडीशन है, वो इकोनॉमिक कंडीशंस को हम लोग बदल पाएंगे। कैसे बदल पाएंगे साहब? व्हाट दे डिड साहब, तो दे ट्राइड टू गिव अप द न्यू आइडिया। और नया आइडिया क्या था साहब, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि इन्होंने बेसिकली आर्थिक रूप से अपने बॉर्डर्स हटा दिए। सब इकोनॉमिक बॉर्डर्स को हटाने का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय दैट साहब, है ना। जब इनफैक्ट कोई भी राजा ये कह रहा है या बेसिकली पब्लिक जो कह रही है कस्टम यूनियन हटाना, मतलब ये है कि आपके बीच में जो ट्रेड बैरियर्स है, आप लोग जो बेसिकली व्यापार करने की जो विचारधारा रख रहे थे, उसके अंदर राजा ने बहुत सारे कस्टम्स लगा के रखे थे, बहुत सारी ड्यूटी लगा के रखी थी, वो सब बेसिकली धीरे धीरे खत्म कर दी गई साहब। तो क्या होता है कि 1830 तक आते आते बाय द ईयर 1830 वी कम टू नो दैट जर्मनी के अंदर ये जो कस्टम यूनियन है उसकी निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये जो कस्टम यूनियन है ये बेसिकली ट्रेड बैरियर्स को हटाने के लिए किया जाता है। तो क्या होता है कि जर्मनी के अंदर 1830s के बाद इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की प्रक्रिया आगे चल जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? व्हाट डू मीन बाय द वर्ड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन माय फ्रेंड? आर्थिक रूप से हम लोग कहते हैं कि अब एक होने की पूरी जो प्रोसेस है वो शुरू होती है। अब जब जब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आपका बढ़ता है, जब जब आर्थिक रूप से एकीकरण आपका बढ़ेगा, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन सर? We see that the economic integration will lead to more of the interdependency among the states. तो जर्मनी के अंदर भी यही हुआ कि जब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ तो इंटरडिपेंडेंसी बहुत बढ़ती है। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि अब जो स्टेट्स है, जो किंगडम है, उन लोग के अंदर व्यापार बढ़ेगा। तो व्यापार बढ़ेगा, से फॉर एग्जांपल यू आर लिविंग इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द जर्मनी, कोई एक बंदा है वो इज लिविंग इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जर्मनी। अब इन दोनों के बीच में व्यापार हो रहा है तो ये लोग सोचेंगे कि लेट अस बी पॉलिटिकल यूनाइटेड एज वेल, है ना। तो कहानी ये चलती है कि नेपोलियन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, उसके बाद जर्मनी के लोगों ने भी खुद से रिफॉर्म्स करना शुरू किए, एंड दिस क्रिएटेड अ वेरी बिग इम्पैक्ट। ये बहुत बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अब समय आगे चलता है, जर्मनी के अंदर 1840s का पीरियड आया, और 1840s तक आते आते मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर 1848 रिवॉल्यूशन के बारे में बताया था। और अगर आपको पिछला क्लास 1848 का रिवॉल्यूशन याद होगा तो आपको समझाया था कि 1848 के रिवॉल्यूशन के द्वारा जर्मन यूनिफिकेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि फ्रैंकफर्ट करके जो सिटी है वहां पे इनफैक्ट एक पार्लियामेंट की रचना की जाती है जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल असेंबली साहब। और ये जो नेशनल असेंबली जो थी ये जर्मनी के लोगों के द्वारा बनाई गई थी। अगर आपको याद होगा तो जर्मनी के अंदर जो न्यू मिडिल क्लास उभर के आया था, ये न्यू मिडिल क्लास के द्वारा मेनली इनफैक्ट जिसे हम लोग क्या कहते हैं लिबरल्स के रूप में पहचानते हैं, इनके द्वारा ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की स्थापना की जाती है। ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये जो न्यू मिडिल क्लास ने पूरी तरह से क्रिएट किया था, विच वॉज क्रिएटेड बाय देम साहब,
इसके द्वारा हमको पता चल रहा है, वी कम टू नो दैट जो जर्मनी पूरा का पूरा एक सेटअप है, जर्मनी की जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल कंडीशन है वो बदल रही है। क्यों? क्योंकि ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने बेसिकली मोनार्की को बोला कि आपको अब काबू में रहना पड़ेगा और राजाशाही बेसिकली अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चलेगी। और मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि 1848 का रिवॉल्यूशन जर्मनी के अंदर सक्सेसफुल हो जाता अगर ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है उसको अपना सोशल बेस, अपना जो सामाजिक आधार है वो ना घुमाया होता। मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि इन्होंने वुमेन्स को सपोर्ट नहीं किया था, आपको बताया था कि जो लोअर मिडिल क्लास है उसको इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, जिनके द्वारा बेसिकली ये लोग सत्ता के ऊपर आने की सपना देख रहे थे। और इसी के कारण होता ये है कि ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट नाम की इनफैक्ट जो इंस्टीट्यूशन बनती है वो ज़्यादा नहीं टिक पाएगी, राजा अपने फोर्सेस भेजेगा और इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा साहब, ठीक है। तो आप देखिए कि जर्मनी की कहानी ये चलती है कि 1848 के बाद जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया गया, व्हेन इट वाज डिसॉल्व्ड बाय द किंग, बट उसके बाद तक आते आते हम लोग इतनी पॉइंट तो जरूर से कह सकते हैं साहब कि जर्मन नेशनलिज्म अब मजबूत हो चुकी है। जर्मन नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि अब जर्मनी के जो लोग हैं उनके अंदर एक फीलिंग आ रही है कि हमको आज नहीं तो कल इकट्ठा होना पड़ेगा। तो 1848 के बाद 1848 के बाद कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हुई और ये इवेंट्स को जब हम लोग ओवरऑल देखने की कोशिश करते हैं तो हमको पता चलता है कि बिस्मार्क करके एक लीडर उभर के आया जो उस टाइम पे प्रशिया का चांसलर था, ही वॉज प्रशिया चांसलर। और बिस्मार्क कहता है कि भाई मैं सबको यूनाइटेड करूंगा, मेरी सेना आएगी और सबको यूनिफाई करेगी। कौन हमको मना करता है? मैं सबके साथ फाइट करने के लिए तैयार हूं, वो चाहे फ्रांस हो गया, वो चाहे ऑस्ट्रिया हो गया, वो चाहे आपका मेनली इनफैक्ट देखने की कोशिश करोगे डेनमार्क हो गया, क्योंकि ये 3 कंट्रीज थे जिन्होंने जर्मनी की पूरी जगह, उनकी जो जमीन थी वो हड़प ली थी, उन्होंने कैप्चर कर दी थी साहब, है ना। तो ये तरह की आपको अलग अलग पॉइंट्स यहाँ से दिखेगी, यू विल फाइंड ऑल दिस 3 पॉइंट्स। उसी के द्वारा जर्मन नेशनलिज्म और जर्मनी का जो कंसेप्ट है वो चलता है। अब आगे देखने की कोशिश करते हैं कि जर्मनी के अंदर अब किस तरह से आर्मी की मदद से पूरी की पूरी एक कंट्री की स्थापना की जाती है, हाउ द कंट्री वाज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एन आर्मी साहब, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, जर्मनी के अंदर कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन, क्या सेना बेसिकली आपके राष्ट्र का निर्माण कर सकती है साहब। अब समझने की कोशिश करेंगे ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि प्रशिया की जो आर्मी थी वो सबसे पावरफुल आर्मी बन जाती है और प्रशिया की सेना ने बेसिकली पूरे जर्मनी का यूनिफिकेशन करवाया बिस्मार्क की अध्यक्षता में। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो दिस इज द प्राइम रीजन बिहाइंड व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रिटन, है ना। इनफैक्ट भारत के अंदर भी जब हम लोग बात करेंगे तो क्या आर्मी ने इनफैक्ट आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन का काम किया है कि नहीं किया। चलो आप, मैं आपको इंडिया का एग्जाम्पल देता हूँ कि कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। तो जर्मनी के अंदर तो हम लोग जरूर से कहेंगे हाँ भाई जर्मनी के अंदर तो हमको मिलता है। कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन, यस आई कैन से, क्योंकि इंडिया ने अपनी सेना की मदद से बांग्लादेश को लिबरेट कराया और बांग्लादेश एक देश के रूप में इंडिपेंडेंट हुआ। उसमें इंडियन आर्मी का क्या रोल प्ले था कि नहीं था साहब। यस वी कैन से कि इंडियन आर्मी हैड अ वेरी प्राइमरी रोल प्ले फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। तो कभी कभी ऐसा होगा कि पब्लिक का जो सेंटिमेंट है वो पब्लिक का सेंटिमेंट के द्वारा आपका देश का निर्माण नहीं हो पाएगा। जैसे इंडिया का निर्माण, इंडिया का जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो हम कहते हैं कि मास मूवमेंट के द्वारा हुआ। खैर इंडिया के अंदर भी आर्म्ड की मदद ली गई थी। अगर आप देखोगे तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो होती है तो वो भी बेसिकली नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यही सोचा गया था कि हम लोग सेना की मदद से भारत को आजादी दिलाएंगे, विल बी गिविंग इंडिपेंडेंट टू इंडिया विद द यूज ऑफ द आर्मी एंड द आर्म्ड फोर्सेज, है ना। तो आप देखने की कोशिश करोगे तो कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन, तो हम लोग जरूर से ये कह सकते हैं कि हाँ भाई साहब आर्मी हो सकती है। और आर्मी इनफैक्ट ट्रेडिशनली जो नेशनलिज्म जो है उसको कन्वे कराने के लिए काम करती है साहब, है ना। तो काफी इंटरेस्टिंगली फिनोमिना आपको इसके अंदर से दिखेगा। जर्मनी के अंदर ये चीज बहुत इंटरेस्टिंगली हाईलाइट कराएगी। अब देखिए क्या होता है, जर्मनी पॉलिटिकली तो यूनाइटेड था नहीं, इकोनॉमिकली और कल्चरली यूनाइटेड हो रहा था। 1848 के बाद हमको पता चल रहा है कि जो नेशनलिज्म है यूरोप के अंदर वो पूरी तरह से अब बदलने की शुरुआत होगी। अब ये क्यों होगा साहब, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करें, एनसीईआरटी कहता है कि आफ्टर 1848 रिवॉल्यूशन यूरोप मूव्ड अवे विथ इट एसोसिएशन फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। यूरोप के अंदर मेनली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो पहले लोग जो डेमोक्रेसी और क्रांति की बात कर रहे थे पूरी तरह से बदल जाती है। अब जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद को सपोर्ट करने वाले जो लोग थे वो कंजर्वेटिव थे
और इन्होंने कहा है कि हमको स्टेट पावर के द्वारा इनफैक्ट अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करना पड़ेगा और पूरी तरह से हम लोग को यूरोप के ऊपर डोमिनेशन गेन करना पड़ेगा साहब, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है स्टेट पावर के द्वारा। व्हाट डू मीन बाय द स्टेट पावर साहब? स्टेट पावर का मतलब ये होता है कि कोई इनफैक्ट एक कंट्री इस तरह से इतनी पावरफुल हो जाए और इतना डोमिनेटिंग हो जाए जिसके द्वारा पूरा का पूरा जो उसका जो नेशन का फॉर्मेशन है वो होगा साहब, ठीक है। इसमें प्रशिया जो है वो स्टेट पावर के रूप में उभर के आया। इटली के अंदर हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, तो इटली के अंदर भी यही होगा कि जो इटली का निर्माण हुआ है उसमें भी स्टेट पावर का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। तो ये सब कीवर्ड्स है। मैं आपको ये कीवर्ड्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी मेंस के अंदर ये कीवर्ड्स के इर्द गिर्द से क्वेश्चन निकालता है। क्वेश्चन निकालेगा कि भाई जर्मन यूनिफिकेशन और इटालियन यूनिफिकेशन के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द जर्मन एंड द इटालियन यूनिफिकेशन, हाउ कैन वी से दैट द इटालियन एंड द जर्मन यूनिफिकेशन वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये किस तरह से एक दूसरे से अलग थे। तो हमको इसके पॉइंट पता होने चाहिए, वी शुड नो द पॉइंट्स बिहाइंड दैट। अगर हमको इसके पॉइंट नहीं पता होंगे तो मजा नहीं आएगा साहब, ठीक है। तो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन, और मैं आपको ये समझा रहा था कि क्या आर्मी इनफैक्ट आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन हो सकती है। तो हम जरूर से कहेंगे कि भाई साहब हो सकती है, स्टेट पावर के द्वारा सब कुछ हो सकता है साहब, ठीक है। जर्मनी और इटली की जो स्थापना हुई थी नेशन स्टेट्स के रूप में, ये आर्म्ड फोर्सेस की मदद से होती है, उनको लिबरेट कराया जाता है साहब। वो क्रांति के द्वारा कम होगा पर आर्मी की मदद से बेसिकली जो एक राज्य था वो राज्य की अध्यक्षता के अंदर होगा साहब। अब समझने की कोशिश करिए कि जर्मनी के अंदर ऑलरेडी एक्टिव था। जर्मनी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास ऑलरेडी एक्टिव है, और जिन्होंने 1848 के अंदर प्रयत्न भी किया था जहां पे इन्होंने एक पार्लियामेंट की स्थापना भी की थी। तो सॉरी माय बैड, चलिए ठीक है ना। सो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग अबाउट, आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द जर्मनी, और मैं आपको जर्मनी के बारे में बता रहा था कि जर्मनी का जो स्थापना हो रहा है, ऐसे तो जर्मनी फाइनली 1871 के अंदर बन के आया, 1870-71, बट इसके पहले भी इन्होंने प्रयत्न किया था कि जर्मनी को एक किया जा सके, जर्मनी कैन बी यूनाइटेड, और इन्होंने इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा ये प्रयत्न किया था। दे ट्राई टू एस्टैब्लिश द इलेक्टेड पार्लियामेंट साहब, ठीक है। पर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो पार्लियामेंट इन्होंने बनाई है, जो इन्होंने देश बनाने की सोची थी, उसको रिप्रेस कर दिया जाता है, खास करके मोनार्की के द्वारा और मिलिट्री के द्वारा साहब, ठीक है। उसके पीछे का कहानी यही था कि जर्मनी के अंदर जो आपके ट्रेडिशनल फोर्सेस है, ट्रेडिशनल्स का मतलब कि जो राजा के सपोर्टर्स है, जो जमींदार है, जो मेनली ऐसे लोग हैं जिन लोग को लग रहा था कि अगर जर्मनी कंट्री के रूप में बन गया तो उनकी सत्ता चली जाएगी, उन्होंने 1848 की जो रिवॉल्यूशन जर्मनी में हो रही थी उसको दबा दिया साहब, है ना। सो जर्मन रिवॉल्यूशन हो सकता था जर्मनी उसी टाइम पे कंट्री के रूप में बन जाए, पर वो नहीं हो पाया। अब आगे कहानी क्या होती है आप समझने की कोशिश करिए कि जर्मनी के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हुआ करते थे, मल्टीपल स्टेट्स है जर्मनी के अंदर, अभी मैंने आपको बताया। एंड बिकॉज देयर वर मल्टीपल स्टेट्स इन जर्मनी, तो उनमें से ही एक स्टेट हुआ करता था प्रशिया साहब। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैप के द्वारा बताने की कोशिश की कि प्रशिया वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ रशिया, जर्मनी साहब, ठीक है। तो जर्मनी के अंदर सबसे बड़े बड़े राज्यों जो थे उनमें से एक था प्रशिया, और प्रशिया ने कहा कि मैं लीडरशिप दूंगा, आई विल टेक द लीडरशिप एंड आई विल मेक श्योर कि जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरी तरह से होना चाहिए। हम एक कंट्री के रूप में हम लोग आगे चलेंगे, हम होंगे कामयाब, आज नहीं तो कल हम होंगे कामयाब साहब, ठीक है। सो इन दिस कंडीशन वी सी दैट द प्रशिया टुक द लीडरशिप फॉर द मूवमेंट, और प्रशिया ने डिसाइड किया कि हम अध्यक्षता देंगे, और इसके जो मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर बोल लो या प्राइम मिनिस्टर बोल लो या चांसलर बोल दो, जिसका नाम है ऑट्टो वैन बिस्मार्क, ये बिस्मार्क ने डिसाइड किया कि मैं जर्मनी को एक करूंगा साहब। अब देखने की कोशिश करिए कि दिस इज वन ऑफ द रीजन ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी। उसको क्या कहते हैं कि जर्मनी के आर्किटेक्ट के रूप में कहते हैं। अब सवाल ये आया कि बिस्मार्क ने कैसे जर्मनी को एक किया। मैंने आपको बता दिया कि जर्मनी अलग अलग किंगडम्स में बटा हुआ था, ये किंगडम्स के अंदर बहुत सारी कल्चरल और इकोनॉमिक यूनिटीज थी, पर पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि जर्मनी एक हो जाए। देयर वर मेनी पीपल who were not basically able to I would say unify themselves। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि इनफैक्ट ये एक हो पाए, समझे आप लोग, ठीक है ना। सो हमको क्या देखने को मिल रहा है, वी कम टू नो दैट जर्मनी के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये सिचुएशन के द्वारा जो हालत है साहब, ठीक है, वो हालत को हम लोग कह सकते हैं कि बिस्मार्क ने कहा कि एक तो करना पड़ेगा। अब कैसे एक करेंगे साहब, तो इसने कहा कि मैं आर्मी को यूज़ करूंगा, इसने कहा कि मैं ब्यूरोक्रेसी को यूज़ करूंगा साहब, ठीक है। अब आर्मी और ब्यूरोक्रेसी का इंपॉर्टेंस क्या है, आप कोई भी कंट्री के अंदर देखने की कोशिश करिए।
अब प्रशिया के पास आर्मी उस टाइम पे हुआ करती थी। अब सबसे बेस्ट एडवांटेज यही था साहब जर्मनी के अंदर कि प्रशिया के पास खुद की आर्मी हुआ करती थी। प्रशिया वॉज अ स्टेट इनफैक्ट दैट हैड द लार्जेस्ट ऑफ द आर्मी एट दैट टाइम। तो उसको पता था कि मेरे पास सबसे लार्जेस्ट आर्मी है, अगर मेरे पास सबसे लार्जेस्ट आर्मी है तो आई कैन यूज इट। दूसरा, उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, ही हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्यूरोक्रेसी एट दैट टाइम, और इसी के कारण वो कहता है कि मैं ब्यूरोक्रेसी और आर्मी की मदद से जर्मनी का यूनिफिकेशन करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए कि प्रशिया ने लीड ली। लीड का मतलब ये होता है कि उसने बाकी सारे किंगडम्स को एक मॉडल स्टेट के रूप में प्रोजेक्ट कराया, और बिस्मार्क ने कहा कि देखो हम प्रशिया के लोग हैं, हम प्रशिया के लोग इतने आगे आ गए हैं कि हम भी चाहते हैं कि जर्मनी के और भी जो किंगडम्स हैं उनके लोगों को भी थोड़ा बहुत है ना फायदा मिलना चाहिए साहब, ठीक है। उसने वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराया। प्रशिया के पास ऑलरेडी इकोनॉमिक रिसोर्सेज काफी अच्छे थे, तो इसके कारण क्या हुआ कि प्रशिया के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बहुत बढ़ गया साहब। सो प्रशिया वॉज ट्रस्टेड बाय मेनी पीपल इन जर्मनी, और बेसिकली जो जर्मन लोग थे उनको लग रहा था कि भाई ये राज्य अच्छा कर रहा है तो इसकी अध्यक्षता के अंदर अगर हम कुछ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम यही थी उस टाइम के अंदर जर्मनी के अंदर कि जर्मनी के जो एरियाज थे ये एरियाज कंट्रोल किए जाते थे बाय फॉरेन फोर्सेस। किसके द्वारा कंट्रोल होते थे? तो मैंने आपको बताया, फ्रांस के द्वारा, डेनमार्क के द्वारा और ऑस्ट्रिया के द्वारा। ये 3 प्रदेश ऐसे हैं जिसने जर्मनी को पूरी तरह से पकड़ के रखा था, और उस दौरान प्रशिया एकमात्र राज्य था जो चाहता था कि जर्मनी इंडिपेंडेंट हो। अब बिस्मार्क कह रहा है कि करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। बिस्मार्क क्या कह रहा है कि करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। भाई कब तक ये चलता रहेगा? हाउ लॉन्ग दिस विल कंटिन्यू? आज नहीं तो कल हमको कुछ करना पड़ेगा इनको इकट्ठा करने के लिए। सो बिस्मार्क डिसाइडेड कि यार अगर ये लोग हमारा कहा नहीं मानते हैं और मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लोग जर्मनी के एरिया छोड़ दे, दे लीव दिस एरिया विच वर कंट्रोल्ड बाय देम। जैसे खास करके मैंने आपको बताया कि ये जो नॉर्दर्न जर्मनी का जो स्टेट है स्लेशविग एंड होल्स्टीन, ये डेनमार्क के प्रभाव में था। इसने डेनमार्क को इनडायरेक्टली हिंट दी कि भाई आप यहाँ से चले जाइए, ये जर्मनी का एरिया है, यहाँ पे जर्मन पॉपुलेशन रहती है, तो जर्मनी को एक होना चाहिए साहब, है ना। उसी तौर के ऊपर ये जो राइनलैंड वाला एरिया है, वेस्टफेलिया राइनलैंड वाला, जो फ्रांस के कंट्रोल में था, तो बिस्मार्क ने इनको भी रिक्वेस्ट करवाया साहब कि है ना आप कर दीजिए साहब, ठीक है। ऑस्ट्रिया एक ऐसा राज्य था जो बिल्कुल नहीं चाहता था कि जर्मनी एक हो, जर्मनी का पूरा एम्पायर बने और जर्मनी के राजा मजबूत हो जाए साहब। मतलब ऑस्ट्रिया इसके लिए उस टाइम पे अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपना के इनको दबाने के लिए भी प्रयत्न कर रहा था। बिस्मार्क को पता चल गया कि अगर मुझे जर्मनी का एकीकरण करना है, इफ आई नीड टू यूनिफाई जर्मनी, I need to fight against these people because this countries are not ready to leave the area which were owned by the German people। मतलब वहाँ के जर्मनी के लोग बेसिकली रह रहे हैं और उनको जर्मनी के लोगों को वहाँ पे शासन होना चाहिए साहब, है ना। तो क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, वी आर कमिंग टू द पॉइंट। हमको एक पॉइंट बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि बिस्मार्क को पता था कि जर्मनी एक ऐसा राज्य है, ये एक ऐसा कंट्री है जिसको बनाने के लिए मुझे युद्ध करना पड़ेगा, और बिस्मार्क ने इसके लिए ही अपनी आर्मी की मदद ली। उसको पता था कि ये ऑस्ट्रिया वाले, ये डेनमार्क वाले, ये फ्रांस वाले जो शासक है वो जर्मनी को छोड़ेंगे नहीं, और जर्मनी के ऊपर का जो एरियाज है वो अभी अपने आप से खाली नहीं करेंगे साहब। एंड दिस क्रिएटेड अ कंडीशन दैट बिस्मार्क डिसाइडेड टू फाइट अ वॉर, और इसी के कारण बेसिकली वो टोटल 3 लड़ाइयाँ करता है 7 साल के अंतर में। मतलब कहीं पे अगर आप देखोगे तो 1863 से लेके 1871 तक का पीरियड दिखेगा। इस दौरान उसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इन तीनों को पराजित किया। ये इन तीनों को जब पराजित किया जाता है तो उसके बाद उसने प्रशिया की विक्ट्री और फाइनली जर्मन यूनिफिकेशन को कंक्लूड किया। अब ये युद्ध के अंदर क्या हुआ था साहब, व्हाट हैपेंड इन द वॉर्स, उसके अंदर ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर अगर आप मेरे प्लस कोर्सेज ज्वाइन करोगे तो ज़रूर से आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये युद्ध के दौरान क्या क्या हो रहा था, ये युद्ध के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई थी जिसके कारण बिस्मार्क की डिप्लोमेसी को भी हम लोग याद रखते हैं साहब। बट घुमा फिरा के हम लोग कह सकते हैं कि जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है वो युद्ध के द्वारा हुआ है, और 3 लड़ाइयाँ होती है साहब, ठीक है। तो एक होगी आपकी बैटल ऑफ सेडान साहब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। बैटल ऑफ सेडान का इंपॉर्टेंस ये है कि बिस्मार्क ने सबसे आखिरी लड़ाई जो की थी वो फ्रांस के साथ की थी, और फ्रांस के साथ जब बेसिकली लड़ाई की तो उसने जो वेस्टर्न एरिया है जर्मनी का जो फ्रांस ने कैप्चर करके रखा था वो फिर से रीगेन कर दिया था, और फाइनली जर्मन यूनिफिकेशन जो है उसको कंक्लूड किया था साहब, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए,
हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब फ्रांस को इसने डिफीट किया, इसने ऑस्ट्रिया को डिफीट किया, इसने डेनमार्क को डिफीट किया, ये रातों रात नहीं होता है, ये मल्टीपल फेजेस के अंदर होगा। ये जो फेजेस है ये आपको एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए कि कैसे जर्मन यूनिफिकेशन चलता है साहब, ठीक है। तो आप देखने की कोशिश करोगे यहाँ पे, लेट मी ट्राई टू इरेज दिस, और इसके लिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा, एंड फिर मैं आपको इसके द्वारा फिर से समझाने की कोशिश करूंगा कि अब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द केस ऑफ जर्मनी साहब, ठीक है। तो आप देखने की कोशिश करिए कि दिस वाज द एरिया ऑफ प्रशिया। अगर आप देख रहे हो ये प्रशिया है अपना पूरा का पूरा साहब, ठीक है ना। तो ये जो रेड हाईलाइट आप देख रहे हो, दिस वाज द एरिया विच वाज वंस अपॉन अ टाइम कंट्रोल बाय प्रशिया साहब, ठीक है। अब बिस्मार्क को पता था कि मेरे 3 दुश्मन हैं, आई हैव गॉट 3 एनिमीज साहब, ठीक है। बिस्मार्क के कौन से एनिमीज थे, एक तो था डेनमार्क विच हैड कंट्रोल द नॉर्दर्न एरियाज, बिस्मार्क का दूसरा एनिमी था वो था फ्रांस, और तीसरा एनिमी था ऑस्ट्रिया साहब, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने जर्मनी के बहुत सारे एरियाज कंट्रोल करके रखे थे। अब बिस्मार्क सोच रहा है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे करूं, तो उसको पता था कि इन तीनों के साथ अगर मैं साइमल्टेनियस वॉर कर दूंगा, साइमल्टेनियस का मतलब क्या है साहब, कि अगर मैंने युद्ध कर दिया इन तीनों के साथ एक साथ मिलके, तो हो सकता है कि मेरी डिफीट गारंटेड हो जाएगी, माई डिफीट विल बी गारंटेड। गारंटेड डिफीट का मतलब यह है कि भाई साहब अब मैं लिख के बता सकता हूँ कि मेरी मौत आ जाएगी, ये तीनों कंट्रीज हमारे साथ एक ऊपर चढ़ाई कर देंगे, हम लोग को पिटाई कर देंगे साहब, ठीक है, पूरी तरह से हमारी कुटाई हो जाएगी, तो दैट शुड नॉट टेक प्लेस। सो बिस्मार्क वाज वेरी स्मार्ट। बिस्मार्क ने क्या कहा, बिस्मार्क ने अपनी डिप्लोमेसी का उपयोग किया, और डिप्लोमेसी का उपयोग करते समय उसने बहुत स्मार्टनेस दिखाई। उसने पहला युद्ध जो है मेनली अगर आप देखोगे तो उसने बेसिकली ये स्लेशविग और हॉलस्टीन के लिए किया। अब स्लेशविग हॉलस्टीन की खासियत क्या है, दिस वॉज द एरिया विच वॉज कंट्रोल्ड बाय डेनमार्क। किसके द्वारा कंट्रोल हुआ करता था, डेनमार्क। बिस्मार्क ने इनको कहा कि आप दे दीजिए हमको। अब यहाँ के राजाओं ने मना कर दिया कि हम थोड़ी देंगे तुमको साहब, ठीक है, ये तो हमको मिला है 1815 के अंदर, जागीर के अंदर, विरासत के अंदर मिला था। और इस तरह से हमको पता चलता है कि बिस्मार्क को पता था कि ये जो एरिया है अगर उसको जीतना है तो अकेला नहीं जीत सकता। इसके लिए उसने बेसिकली डेनमार्क के सामने जब युद्ध किया तो उसने ऑस्ट्रिया की मदद ली। समझे कि नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी कम टू नो दैट इस तरह से हमको पता चला कि उसने डेनमार्क को जब बेसिकली चकमा देना था तो इनडायरेक्टली ऑस्ट्रिया की मदद लेता है, और ऑस्ट्रिया को ये कहता है कि तुम हमारी ये युद्ध के अंदर मदद करोगे या तुम न्यूट्रल रहोगे तो मैं तुमको कोई टेरिटरी दे दूंगा, आई गिव यू सम टेरिटरी साहब, ठीक है। तो इस तरह से 1866 तक आते आते सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसने स्लेशविग और हॉलस्टीन को कैप्चर कर दिया साहब। नॉर्दर्न जर्मनी के काफी सारे एरियाज उसके हाथ में आ गए साहब, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, आगे चलने की कोशिश करते हैं कि आगे फर्दर कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो फर्दर डेवलपमेंट हमको दिखेगा यहाँ पे, ये है स्लेशविग हॉलस्टीन के नीचे ही आपको एरिया दिखेंगे श्वन। ये श्वन वाला एरिया है वो जर्मन एम्पायर के अंदर 1867 के अंदर मर्ज हो गया, 1867 के अंदर। ये आपको स्टेप्स याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पर खाली समझाने के लिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि सबसे नीचे वाला जो प्रॉब्लम था वो आपको यहाँ दिखेगा साहब, ठीक है ना। बवारिया वाला रीजन है, वुर्टेम्बर्ग है, बेडन है, इन सब के ऊपर सीधा सीधा जो प्रभाव था ऑस्ट्रिया का था। और बिस्मार्क को पता था कि ऑस्ट्रिया बहुत ही पावरफुल कंट्री है, इनके सामने लड़ाई करने के लिए मुझे अपनी चतुराई दिखानी पड़ेगी। ऑस्ट्रिया के सामने लड़ रहे हैं तो फिर हमारी स्मार्टनेस भी होनी चाहिए। बिस्मार्क ने अपने आर्म्ड फोर्सेस की मदद लेके 1871 तक आते आते 1871 तक आते आते फाइनली इसको भी बेसिकली कैप्चर कर दिया, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ही वाज एबल टू कंट्रोल द साउदर्न पार्ट, और ये भी आपके जर्मन यूनिफिकेशन का पार्ट बने। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो बाकी रह गया था दैट वाज द एरिया ऑफ द वेस्टर्न जर्मनी, दैट इज नोन एज द वेस्टफेलिया एंड राइनलैंड। अगर आप देखोगे ये राइन वैली है जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में पड़ता है, बहुत ही खूबसूरत विस्तार आपको दिखेगा। ये जो राइनलैंड का जो एरिया है वो इनफैक्ट बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया के रूप में उभर के आया था, जो जर्मनी को इकट्ठा करने के लिए बहुत बड़ा वो एडी चोटी का जोर लगाता है बिस्मार्क। क्योंकि जर्मनी विदाउट दी राइनलैंड एरिया इट कैन नॉट बी ट्रेडिशनली कॉल्ड कि वो जर्मनी का पार्ट है, क्योंकि पहले से बहुत सालों पहले से ये वेस्टफेलिया तो इनफैक्ट इतना प्रोमिनेंट था। अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा होगा तो उसमें ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आता है जहाँ पे नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन की बात की गई है। तो इसके लिए बेसिकली ये जो जर्मन यूनिफिकेशन था ये तब तक अधूरा रहता जब तक आपकी राइनलैंड और वेस्टफेलिया की ट्रीटी नहीं होती साहब, ठीक है, या उसका यूनिफिकेशन जर्मनी के साथ नहीं होता। प्रॉब्लम ये था कि फ्रांस वाज इन द कंट्रोल ऑफ राइनलैंड एंड वेस्टफेलिया। बिस्मार्क न्यू वेरी वेल कि फ्रांस इज अ वेरी पावरफुल कंट्री एंड इट माइट डिफीट द जर्मन फोर्सेस एज वेल। तो बिस्मार्क क्या करता है, पब्लिक सेंटिमेंट क्रिएट करता है, और बिस्मार्क ने पूरा का पूरा इमोशनल इश्यू बना दिया।
और इतना सारा इमोशनल इश्यू बनाया कि जब फ्रांस के साथ लड़ाई होनी थी तो जर्मनी के चप्पे चप्पे से कॉमन मैन बाहर आ जाता है और कहता है कि हम सेना को मदद करेंगे, आप लड़ने के लिए आगे जाओ। तो इस तरह से 1871 तक आते आते फाइनली उसने फ्रांस के साथ सेडान की लड़ाई की, सेडोवा की लड़ाई होती है, स्लेस्विग हॉस्पिटल के लिए लड़ाई होती है, और इस तरह से जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। समझे आप लोग? ठीक है, अब आप देखने की कोशिश करिए जर्मनी का यूनिफिकेशन जब कंक्लूड होता है उसके बाद की कहानी क्या होती है उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा साहब। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जर्मनी एक कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश तो हुआ, जर्मन यूनिफिकेशन पूरी तरह से ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो जाएगा, वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि जर्मन यूनिफिकेशन के अंदर प्रशिया का रोल क्या रहा है, व्हाट हैज बीन द रोल ऑफ प्रशिया साहब, है ना। क्योंकि प्रशिया ने जो चीज दिखाई है एक राज्य के रूप में, उसके लीडर ने जो चीज दिखाई है, कौन था लीडर साहब? बिस्मार्क। ये कोई और राज्य जर्मनी का नहीं कर सकता था यूनिफिकेशन के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी कि जर्मनी का यूनिफिकेशन बहुत ही लैंडमार्क है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जर्मन यूनिफिकेशन हुआ है बाय डिफीटिंग द यूरोपियन पावर्स। और किन किन लोगों को इन्होंने डिफीट किया? इन्होंने डेनमार्क को डिफीट किया। इन्होंने किसको डिफीट किया? इन्होंने ऑस्ट्रिया को डिफीट किया। इन्होंने किसको डिफीट किया? इन्होंने फ्रांस को डिफीट किया। अरे भाई, डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, उसमें ऑस्ट्रिया और फ्रांस तो बहुत प्रोमिनेंट था। जर्मनी का यूनिफिकेशन जब हुआ उसकी सेलिब्रेशन कहाँ पे होती है? तो उसकी सेलिब्रेशन जर्मनी के अंदर बर्लिन में या म्यूनिक में या हैनोवर में या बवारिया के अंदर नहीं होगी। 18 जनवरी 1871 के दिन बेसिकली जर्मनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जर्मनी के जो राज्य के प्रतिनिधि थे, इंक्लूडिंग प्रशिया का मिनिस्टर था बिस्मार्क, ये सब के सब इकट्ठे होते हैं पैलेस ऑफ वर्साइल के अंदर। अगर आपको पता होगा ये वही पैलेस ऑफ वर्साइल है जो इनफैक्ट पेरिस के अंदर आया हुआ है। तो इन्होंने फ्रांस को डिफीट तो किया, दे डिफीटेड फ्रांस एंड दे ऑल्सो ह्यूमिलेटेड फ्रांस। क्या कहा कि हम डिफीट आपको करते हैं, आपको डिफीट करने के बाद आपका जो राजा का महल है वहां पे हमारे राजा जी आएंगे और एक चीयर्स करेंगे और बोलेंगे कि देखो हमने हमारे कंट्री की स्थापना कर दी है साहब। ठीक है, तो यू कैन इमेजिन कि जर्मनी का जो स्थापना हुआ है वो जर्मनी के अंदर नहीं होता है, उसका सेलिब्रेशन, उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है ये वर्साई के पैलेस के अंदर होगा, हॉल ऑफ मिरर्स के अंदर होगा। वो आईना महल है पूरा, और वो आईना महल बहुत प्रोमिनेंट है। तो फ्रांस के जो लोग थे इससे बहुत नाराज हो गए थे कि यार ये क्या हो गया भाई हमारे साथ, है ना, व्हाट दिस गाइज आर डूइंग, ये लोग एक्चुअली हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हमारे जो राज्य है वो ले लिए, क्योंकि फ्रांस को लग रहा था लाइनलैंड और वेस्टफिलिया जो है इट शुड बिलोंग टू फ्रांस। जर्मनी कहा कि चल चल भाई ये तो हमारा है साहब। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको क्या देखने को मिल रही है, हमको पता चल रहा है कि इसका सेलिब्रेशन जो है जर्मनी के अंदर बर्लिन में और म्यूनिक की जगह होते हुए पेरिस के अंदर हो रहा है, और पेरिस में भी कहाँ? वर्साइल के अंदर। अगर आप देखोगे तो वर्साइल ऐसी जगह है जहां फ्रांस के अंदर राजा रहा करता था। तो फ्रांस की पब्लिक को लग रहा था कि जर्मनी के लोगों ने हमारा अपमान किया हुआ है साहब। ठीक है, अब ये जो भी कहिए ये चीज दर्शाती है कि जर्मन एम्पायर कितना पावरफुल हो गया था बाय द टाइम 1871। 1871 तक आते आते जर्मनी की जब स्थापना हुई, और ये स्थापना के बाद बेसिकली ये जो घटना होती है ये चीज दर्शाती है कि जर्मनी के अंदर स्टेट पावर कितना पावरफुल हो गया। स्टेट पावर का मतलब कि आपका राज्य इतना मजबूत है, इतना डोमिनेट कर रहा है कि वो बाकी के जो राज्य है उसको डिफीट भी करता है, पराजित करने के बाद उसके घर में जाके सेलिब्रेशन करवा रहा है साहब। ठीक है, सो ये फोटोग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है। ये फोटोग्राफ आपको जो मैंने बताया उसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये फोटोग्राफ के अंदर कैजर विलियम आपको बीच में दिखेंगे जो जर्मनी के राजा थे साहब। ठीक है, दूसरा जर्मनी के अंदर जो प्रशियन आर्मी का लीडर था वो रूम, और उसके बाजू में आपको बिस्मार्क दिखेगा साहब। ये बहुत इंटरेस्टिंगली है, और ये पेंटिंग के द्वारा हमको पता चलने की जो आर्टिस्ट बता रहे हैं कि देखिए बिस्मार्क ने क्या रोल प्ले किया साहब। ठीक है, तो आर्मी जनरल थे रून, एंड बिस्मार्क के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें चल रही है। अब आप देखिए कि जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है बहुत ही लैंडमार्क हुआ है। लैंडमार्क क्यों? क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस ने इनफैक्ट माइटी वॉर करके अपनी यूनिफिकेशन की है साहब। ठीक है, भारत के अंदर जो यूनिफिकेशन हुआ उसमें आर्मी का मदद बहुत रेयर केस में लिया गया था, गोवा के अंदर लिया गया या जूनागढ़ के, या लिटिल बिट इन दी हैदराबाद एज वेल। बाकी हमने आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा यूनिफिकेशन नहीं किया, हमने बहुत ही ब्लडलेस रिवॉल्यूशन करने की कोशिश की है। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि हम जो इनफैक्ट रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं
उसमें ये इंडिया का जो यूनिफिकेशन, उसमें युद्ध और खून बहुत ही कम बहा है। वैसे जर्मनी के अंदर तो हथियार उठे थे, बंदूकें चली थी, गोले बोले है ना, धुआं धुआं हो गया था, तब जाके यूनिफिकेशन होता है। खैर जो भी हो, एक चीज़ हमको सिग्निफिकेंस दर्शाती है कि नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस जर्मनी के अंदर हुआ, उसने बेसिकली प्रशिया के स्टेट पावर को दर्शाया। और प्रशिया ने कहा कि अगर आर्मी मजबूत होगी, राजा मजबूत होगा, आपके पास अच्छी लीडरशिप होगी, तो आप अच्छे से अच्छे कंट्री को डिफीट करके अपना यूनिफिकेशन करवा सकते हो साहब, ठीक है ना। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो पूरी की पूरी यूरोपियन नेशनलिज्म की जो पॉलिटिक्स है उसको बहुत ही एक नया डायरेक्शन देखने की कोशिश करेगी। ये जो नया जर्मनी उभर के आया, ये जर्मनी ने अपनी बेसिकली करेंसी सिस्टम को बदला, बैंकिंग सिस्टम को बदला, लीगल सिस्टम को बदला, जुडिशियल रिफॉर्म्स करने की कोशिश की। और इसके कारण बेसिकली प्रशिया जो चीज़ कर रहा था, ये प्रशिया बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरे के पूरे जर्मन एम्पायर और जर्मनी एक कंट्री के रूप में आगे सक्सेसफुल हो पाया, उसके लिए एक रोल मॉडल बन के आया, ठीक है। तो आप देखने की कोशिश करिए कि इंडिया के यूनिफिकेशन में ऐसा कोई किंगडम नहीं था जो आगे चढ़ के बढ़ चढ़ के इनफैक्ट भारत के अंदर जुड़ने के लिए हाँ बोलेगा और कहेगा कि हम चाहते हैं कि इंडिया में जुड़ जाइए। जर्मनी के अंदर तो प्रशिया बहुत क्लियर कट कहता था कि हम हमारा किंगडम बनाएंगे, हम चाहते हैं कि एक नया बेसिकली जर्मनी की स्थापना की जाए, और ये जो नया जर्मनी होगा उसमें प्रशिया की लीडरशिप होनी चाहिए। और बेसिकली छोटे किंगडम से तो वो कभी इकट्ठे हो नहीं पाएंगे, तो प्रशिया उनको इकट्ठा करेगा, और इकट्ठे करते समय अगर कोई फॉरेन पावर उनको बीच में आ रहा है तो उनको काट दिया जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा, उनको पूरी तरह से निस्त नाबूद कर दिया जाएगा। तो जर्मन यूनिफिकेशन बहुत लैंडमार्क घटना है दोस्तों इतिहास के अंदर। वर्ल्ड हिस्ट्री को जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो जर्मनी का यूनिफिकेशन को कभी नहीं भूलते, क्योंकि जर्मन यूनिफिकेशन ने एक चीज़ दर्शाई कि अगर तुम्हारे पास विल पावर होता है, अगर तुम्हारे पास मेनली इनफैक्ट एक होती है, इच्छा होती है कि भाई कैसे हम लोग को एक होना है, तो आराम से हम लोग कर पाएंगे साहब, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर दिखाया था कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या था। तो ये लिबरल मिडिल क्लास की एक बॉडी हुआ करती थी, जिसने बेसिकली फ्रैंकफर्ट के अंदर जब 1848 रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद इनफैक्ट इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की कोशिश की, और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इन्होंने राजा को कहा कि अपनी सत्ता को लिमिट करिए, साथों साथ इन्होंने वुमेन्स को राइट नहीं दिए, इन्होंने पॉलिटिकल इक्वालिटी की थोड़ी बहुत बात की, पर वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाता है साहब, ठीक है। तो बहुत ब्रीफ था साहब। उसके सिवाय आप देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मनी का एकीकरण का जो प्रोसेस है उसको ट्रेस करिए। ट्रेस करने का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय दैट, है ना। तो मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट डू मीन बाय द ब्रीफली ट्रेस, है ना। तो जब जब आपको ट्रेस आता है तो आपको पता होना चाहिए, आपको क्रोनोलॉजिकली लिखना पड़ेगा। क्रोनोलॉजिकली का मतलब क्या है दोस्तों, कि यू आर सपोज टू राइट फ्रॉम दी आई वुड से डेट बाय डेट, मतलब पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है साहब, ठीक है। तो आपको जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, तो आप लिखोगे सबसे पहले कि इन द 1800s जर्मनी वाज जस्ट अ स्मॉल आई वुड से किंगडम्स, और जिनके अंदर कोई पॉलिटिकल यूनिफिकेशन नहीं था, पर नेपोलियन वाज दी वन जिसने बेसिकली जर्मनी को एक करने की प्रक्रिया शुरू की। पहला स्टेप हो गया आपका। उसके बाद दूसरा हम लोग लिखेंगे कि आफ्टर नेपोलियन इन द ईयर 1815 when the Vienna Congress took place, the Vienna Congress eventually established once again monarchy over Germany, और जर्मनी की जो पूरी पावर है वो ऑस्ट्रिया को दे दी है। ऑस्ट्रिया के साथ साथ डेनमार्क और फ्रांस ने भी थोड़ी बहुत सत्ता ले ली जर्मनी से। तो हमने देखा कि किस तरह से सर्टेन एरियाज ऑफ जर्मनी वर टेकन ओवर साहब, ठीक है। सो बाय 1830s वी कम टू नो, 1830 तक आते आते हम लोग ये लिखेंगे कि जर्मनी के अंदर बेसिकली इकोनॉमिक यूनिफिकेशन और कल्चरल यूनिफिकेशन की शुरुआत हो रही थी, जहां लोग चाहते थे कि इकट्ठे हो जाए, और इन्होंने अपना कस्टम यूनियन बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बाय 1848 द जर्मन यूनिफिकेशन वाज ट्राइड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, and the people revolted by establishing a national assembly, but the Frankfurt parliament failed because the monarchy was still powerful. And finally we come to know that in the fifth stage, that by 1870s, yeah, by 1860s, when Bismarck took the leadership of the German unification, we come to know कि बिस्मार्क ने अपना स्टेट पावर यूज किया। ये स्टेट पावर के द्वारा प्रशिया को एक मॉडल स्टेट के रूप में बनाया, और प्रशिया की आर्मी को डेवलप किया, प्रशिया के अंदर रिफॉर्म्स किए, जुडिशियल रिफॉर्म्स किए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, पूरे जर्मनी के लोगों को दर्शाया कि आप हमारे साथ जुड़ोगे तो हम आपके लिए इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, वी कैन डू सो मेनी थिंग्स फॉर यू, एंड वी वांट द जर्मनी टू बी यूनाइटेड, वी वांट द जर्मन स्टेट टू बी यूनाइटेड, वी वांट द पीपल ऑफ जर्मनी
शुड कम टुगेदर साहब, ठीक है। एंड दिस इज द प्राइमरी रीजंस, यही आपका प्राइमरी कारण हमको देखने को मिलता रहेगा। फाइनली बाय द ईयर 1860s, 1860 तक आते आते 1860s के बाद युद्ध करने की नौबत आ जाती है। और युद्ध बेसिकली किसके साथ किया गया, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जर्मनी ने युद्ध किया पहले डेनमार्क के साथ। डेनमार्क के साथ युद्ध करने के बाद जो नॉर्दर्न एरियाज है 1866 तक आते आते उसने कैप्चर कर दिए। उसके बाद बेसिकली हमने देखने की कोशिश की, इन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया और जो साउदर्न एरियाज थे वो कैप्चर कर दिए। और फाइनली फ्रांस के साथ युद्ध किया जाता है, द फ्रैंको प्रशियन वॉर। और 1871 में जब फाइनली फ्रांस को डिफीट किया गया तो वर्साई की इनफैक्ट जो पैलेस था, ये वर्साई के पैलेस के अंदर फाइनली जर्मन यूनिफिकेशन की घोषणा की जाती है। आप समझने की कोशिश करोगे, ये जर्मन यूनिफिकेशन तो था, इट वॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जर्मन एम्पायर। अब आप देखने की कोशिश करिए कि जर्मन नेशनलिज्म इतना स्ट्रांग हो चुका था, बिस्मार्क ने पूरी तरह से जर्मनी के लोगों को जो नींद से उठाया था और कहा था कि देखो भाई, मैंने एक नए कंट्री की स्थापना की है, मैंने अपनी अपनी ग्लोरी है वापस लेके आई है। 1871 के बाद आप देखोगे तो जर्मन नेशनलिज्म बहुत तेजी से आगे चलेगा। यू विल सी द जर्मन नेशनलिज्म विल बी ऑन द पीक एंड बिस्मार्क वाज द मेन लीडर ऑफ जर्मनी एट दैट टाइम। सब जगह बिस्मार्क 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 चलता था कि भाई देखिए बिस्मार्क ही कर रहा है, जो भी कर रहा है पूरा बिस्मार्क कर रहा है। डिप्लोमेसी में आगे बिस्मार्क साहब, अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रीटी कर रहा है। उसके साथ साथ बिस्मार्क वाज द वन जिसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बढ़ाया जर्मनी का। और इनफैक्ट आप देखोगे तो जर्मनी को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर से पास ऑन कराया। इसके पहले जर्मनी औद्योगिकरण के अंदर बहुत ही कमजोर था। 1871 के बाद जब जर्मनी एक यूनिफाइड कंट्री के रूप में उभर के आया तो जर्मनी के कारण अंदर हमको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की भी घटनाएं दिखेगी। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा हमको पता चल रहा है कि जर्मनी एक बहुत तेज से दौड़ता हुआ इनफैक्ट एक देश के रूप में उभर के आ गया। तो वी सी द इंडस्ट्रियलाइजेशन, वी सी द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जर्मनी, मेनी थिंग्स आर टेकिंग प्लेस इन जर्मनी एट दैट टाइम साहब। यही जर्मनी इतना पावरफुल हो जाएगा 1900 से लेके 1914 तक आते आते हमको पता चल रहा है कि जर्मनी के अंदर उठापटक हो गई। जर्मनी ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। और जब इकोनॉमिक डोमिनेशन जर्मनी का हो रहा था, ये चीज अगर आप देखोगे तो ब्रिटेन को पसंद नहीं आ रही थी। ब्रिटेन को लग रहा था कि ये क्या हो रहा है साहब, ठीक है, हमने जो कंट्री को सोचा था कि ये कभी यूनिफाई नहीं हो पाएगा, यूनिफाई करके हमारे सामने लड़ाई करने की नौबत आ गई इन लोग की साहब, है ना। तो जर्मनी का जो नेशनलिज्म बढ़ा इतना मजबूत हो गया 1914 तक, ये वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ लेके जाएगा साहब, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो वर्ल्ड वॉर 1 की जो घटनाएं हैं, द इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1, अगर आप उसको समझोगे तो आपको इसके साथ देखना है, जर्मन यूनिफिकेशन के साथ देखना है, ठीक है। तो 1871 में जर्मन यूनिफिकेशन की इवेंट को कभी मत भूलिएगा, ये बहुत ही हमारे लिए प्रोमिनेंट है। इसके सिवाय 1871 के अंदर एक और कंट्री बनता है जिसका नाम है इटली। अब इटली कैसे बना, हाउ द यूनिफिकेशन टुक प्लेस, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। इटली भी अगर आप देखोगे तो जर्मनी की तरह ही डिवाइडेड कंट्री था, वहां पे भी आपको अलग अलग किंगडम्स देखने को मिलेंगे। ये इटली अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ये जो लोम्बार्डी वेनेशिया है, ये आपको दिखेगा ऑस्ट्रिया के कंट्रोल के अंदर दिख जाएगा साहब। ये पापल स्टेट है, ये पापल स्टेट्स अगर आप देखोगे तो वेटिकन के कंट्रोल में था, मतलब पोप के कंट्रोल में आपको देखने को मिलेगा। ये सिसिली के आजू बाजू वाले जो रीजन्स है एट टाइम्स अगर आप देखोगे तो फ्रेंच ऑक्यूपेशन के अंदर दिखेंगे। परमा, मॉडर्ना, टस्कनी भी अगर आप देखोगे तो वहां पे भी छोटे किंगडम्स थे। इटली में भी यही प्रॉब्लम था कि वहां पे जो लोकल किंगडम है उसके हाथ में सत्ता नहीं थी और जो लोकल पीपल है उसके हाथ में सत्ता नहीं थी। एक ही किंगडम था जिसका नाम था सार्डेनिया। ये सार्डेनिया बोलता है कि हम भी अपना स्टेट पावर दिखाएंगे और हम भी दिखाएंगे कि कैसे इटली एक कंट्री के रूप में इकट्ठा हो सकता है, हाउ द इटली कैन बी एस्टेब्लिश इन द फॉर्म ऑफ कंट्री, है ना। तो इटली के अंदर भी इनफैक्ट 1830s से 1840s में, 1850s में और फाइनली 1870s तक आते आते इटालियन यूनिफिकेशन भी होगा। और जो इटली अलग अलग किंगडम्स में बटा हुआ था वो इटली फाइनली इकट्ठा हो जाएगा। कैसे होता है, उसमें कौन से लीडर्स ने पार्ट लिया था, उसमें गैरीबॉल्डी, मजीनी का क्या रोल प्ले है, उसमें काउंट केबर का क्या रोल प्ले है, उन सबको नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज का सेशन यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी की कॉम्बैट टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, इनफैक्ट ये फोर्टनाइटली होती है। कमिंग संडे ये आपको टेस्ट मिलेगा। मैं आपको कहूँगा कि आप प्लीज़ ये कॉम्बैट टेस्ट सीरीज के अंदर पार्टिसिपेट करिए। ये क्विज है और इसमें आपको प्राइजेस दिखेंगे, मिलेंगे इफ़ यू विल पार्टिसिपेट इन अ गुड वे, अगर आप अच्छा पढ़ के पार्टिसिपेट करोगे। अगर आपने कॉम्बैट सीरीज में ज्वाइन करना है, ये फ्री है
और आप इसके लिए कोड यूज़ कर सकते हो, अनलॉक कोड PN लाइव, अगर आप अनअकैडमी के ऊपर नहीं जुड़े हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जुड़िए हमारे साथ, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी हम आपको कराएंगे और मेरे जो कोर्सेज है वो तो आपको मिलेंगे ही, उसके सिवाय मेरी मेंटरशिप, मैं इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कोर्सेज के दौरान, उन सब का भी आप लाभ ले पाएंगे। जुड़ने के लिए ऑलवेज यूज दिस डिस्काउंट कोड PN लाइव एंड गेट 10% डिस्काउंट फॉर द सेम। आइकॉनिक की फीस बढ़ने वाली है। आप में से जो भी स्टूडेंट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जिनको पर्सनल कोच, पर्सनल मेंटर की ज़रूरत है, तो आइकॉनिक का फ़ायदा यही होगा कि पर्सनल मेंटर भी मिलेगा, प्लस एक एजुकेटर के रूप में मैं प्रतीक नायक तो आपके साथ रहूंगा ही। तो यू विल गेट गाइडेंस फॉर 2 पर्सन्स, है ना, आपको दो लोग गाइड करने वाले होंगे, डे टू डे गाइडेंस उनके द्वारा भी, और मैं तो आपके साथ रहूंगा ही। यहाँ साथों साथ आपकी टेस्ट सीरीज और इवेल्यूशन भी होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, तो काफ़ी फायदा आपको आइकॉनिक के अंदर मिल सकता है। यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड द आइकॉनिक कोर्सेज, यू आर मोस्ट वेलकम टू सी हाउ वी टीच ऑन अनअकैडमी। अगर आप देखना चाहते हो कि अनअकैडमी प्लस के ऊपर कैसे पढ़ाया जाता है, तो मेरे स्पेशल क्लासेस देखिए। आप अनलॉक कर सकते हो द स्पेशल क्लासेस बाय यूजिंग द डिस्काउंट कोड PN लाइव, 10% आपको ऐसे में मिलेंगे। ये फ्री होता है, इसमें खाली रजिस्ट्रेशन ही करना होता है, आपका नेम और ID डाल के लॉगिन करना होता है, ठीक है। ये मैंने 12 जनवरी को लिया था, इट वाज बेस्ड ऑन द आर्टिकल द हिंदू के अंदर पब्लिश हुआ था, उसी के सापेक्ष में लिया हुआ था। चलिए आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इटालियन यूनिफिकेशन पढ़ेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।